Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Waqar Zulfikar Sanghi and I welcome you all on the platform of Rising Sindh Misbah Zulfikar Talent Exploration Program. फिर आ जाता है आपका ट्रम्प का मिडिल ईस्ट प्लान। ट्रम्प ने जनवरी 2020 में 28 तारीख को पीस प्लान ऑफर किया था, जिसको वो कहते हैं डील ऑफ द सेंचुरी। द सन इन लॉ ऑफ द ट्रम्प, Jared Kushner, is the head of the deal and he is actually negotiating between the parties of the Middle East politics. What are the main arguments? Number one, the main point of the agreement is that the Palestinians must recognize Israel as the Jewish state. देखिए, ये आपके लिए एक नॉर्मल सा वर्ड होगा, लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन, लेकिन जो नेशन स्टेट्स होती हैं उनके लिए रिकॉग्नाइज करना इज समथिंग बियॉन्ड एवरीथिंग। अगर आप इसराइल को पाकिस्तान आज से ही कह दे कि हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम आपको स्टेटहुड का दर्जा दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि इस्लामी दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर पावर है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दिस वुड एक्चुअली गिव पावर टू इसराइल, a sense of unity in Israel, a sense of existence. यानी अभी तो हम उनका एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आप लोग हो भी या नहीं हो, हमें तो परवाह भी नहीं है। लेकिन जो रिकॉग्निशन होती है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन योर इंटरनेशनल अरीना, कि आपको रिकॉग्नाइज कितने लोग करते हैं, आपको मानते कितने लोग हैं, आपको लेजिटिमेसी कितने लोग देते हैं। सो Palestinians must give recognition to Israel as a Jewish state, जो कि वो नहीं देना चाह रहे, क्योंकि it is not a Jewish state, they are the settlers, वो आगे सेटल हुए थे। It is actually the land of the Muslim people. Why should we recognize it as a Jewish state? यानी कल को अगर आप मेरे घर में आए और 2 दिन रहने के बाद मुझे कहें कि आप मेरे घर में मेहमान हैं, अब मैं रिकॉग्नाइज करूं कि आपका घर है, this won't happen. This is actually the recognition. और पाकिस्तान अगर ब्लैकमेल करने पे आए इसराइल को अपनी डिप्लोमेसी के साथ, तो वो काफी कुछ कर सकता है, लेकिन हमने रिकॉग्निशन की बात ही नहीं करनी, बिकॉज आपको पता है कि इन रिलीजियस फैक्टर एवरीथिंग इज बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी एंड द इकोनॉमी। Israel will remain the security control. Israel will retain the security control of the entire west of the Jordan River. Now आपको पता है कि नेतन्याहू ने लास्ट ईयर कहा था कि मैं जॉर्डन रिवर को भी एनेक्स करूंगा। He is actually annexing all the small parts of the Jordan valleys and the Golan Heights. अब गोलान हाइट्स का इन्होंने नाम चेंज करके ट्रम्प हाइट्स रख दिया है, और जॉर्डन रिवर का उन्होंने उसलिए एक्सेस हासिल किया है बिकॉज इट इज द ओनली वाटर एक्सेस फॉर द इजरायलीज, और सॉरी फॉर द पैलेस्टीनियंस। Now they really want to hit the hard neck of the Palestinians by capturing their water. And USA is saying that Israel will have the control of the Jordan River. What about the Palestinian water? अब जब भी आप पानी की बात करते हैं तो पानी में हम 2 रूल का बड़ा ख्याल करते हैं। एक, जो पानी देने में हम जो पानी की जो आपके पास जो शाखें होती हैं, उनमें एक तो नंबर 1 रूल आपका ये होता है कि यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ द टेल, कि आपका पूंछ पे कौन है। नाउ इन पाकिस्तान केस सिंध इज ऑन द टेल। फिर जो दूसरा केस होता है कि आपके पास माइनॉरिटी में कौन है, आपने माइनॉरिटी का हमेशा ख्याल रखना होता है। नाउ दीज टू आर द ऑब्लिगेशंस व्हाइल डिवाइडिंग योर टेरिटोरियल वाटर्स। अब इसमें वो दोनों नहीं है। अब वो टेल में उनके पास हमास है, हमास से भी उनका कोई लिंक नहीं है। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, और हमास ने जैसे ही देखा था कि पीएलओ जो कि वेस्ट बैंक में है, पीएलओ इज अ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वर्किंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द पैलेस्टीन। इट वाज एक्चुअली क्रिएटेड इन द एरा ऑफ यासिर अराफात। अब पीएलओ और हमास के में भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। हमास इज नाउ वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, और ये चाहते हैं कि हम आपसे लिंक नहीं होंगे, और जितने भी इंतफादात होंगे हम अकेले करेंगे। सो दिस गाजा स्ट्रिप, ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसमें अंदर है हमास। हमास इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ मिलिशिया ग्रुप एज वेल। गाजा में हमास की हुकूमत है और वेस्ट बैंक में पीएलओ की हुकूमत है, और फिर इजराइल में आपको पता है नेतन्याहू की गवर्नमेंट है जो कि इस वक्त पॉलिटिकल डेडलॉक्स में फंसी हुई है। एंड द डील ऑफ द सेंचुरी वाज एक्चुअली अ मूव टू सेव हिज पॉलिटिकल डेडलॉक सिचुएशन। The plan contains the roadmap for the establishment of the Palestinian state,
अच्छा, उसमें क्या है मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपने इस प्लान को भी जाके पढ़ना है। जेरेड कुशनर कहते हैं कि स्टेज नंबर 1 क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। स्टेज नंबर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी हो जाएगी, फिर पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी। जैसे ही पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी, फिर टेरिटोरियल डिवीजन होगा और पैलेस्टीनियन स्टेट को हम अलग कर देंगे और इजरायली स्टेट को अलग कर देंगे, और ये करते करते कोई 50 साल लग जाएंगे। Now the PLO leaders actually rejected the deal and they said, no, we don't need economy, we need our home. So therefore put the political first from the economics. और हमें पहले सेटलमेंट और ये विरासत पे बात करनी चाहिए, फिर हम इकोनॉमी पे बात करेंगे, फिर हम बाकी चीजों पे बात करेंगे, फिर हम रिकॉग्निशन पे बात करेंगे, फिर हम कंट्रोल और सिक्योरिटी कंट्रोल की बातें करेंगे। लेकिन फर्स्ट let us have the political discussion. Now this is a very mature decision. Why to have some money over your land? फिर हमास would be disarmed. हमास में से जितने भी हथियार हैं वो डिसआर्म करेंगे और गाजा को डीमिलिटराइज करेंगे। ये दुआ थोड़ी देर पहले ही हुई। जेरूसलम इज नॉट is to remain under the Israeli control, जो कंप्लीट जेरूसलम है। अब पहले जो यूएन का पीस प्लान था उसमें वेस्ट जेरूसलम सिर्फ इसराइल के पास था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि पूरा इसराइल उनके पास हो, इंक्लूडिंग द होली मास्क ऑफ द मुस्लिम व्हिच इज हैविंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम्स। हाउ कैन वी लेट आवर मास्क टू बी अंडर अ जूइश कंट्रोल? और ये वही जूइश हैं जिन्होंने उस मास्क को पास में तोड़ने की भी कोशिश की है। Why to give them our land? Why to give them our sacred places? Religious site must be open for all faiths, and UN would be responsible for the care of those religious mosques and the religious sites. यहाँ पे वो लिखते हैं, they would be known as international territories. The plan does not uproot Palestinians or Israelis from their home. जेरूसलम will remain Israel's undivided capital. देखें, जेरूसलम पे कोई भी बात नहीं होगी। अब जेरूसलम, why Jerusalem is the capital of your Israel? Number 1, it fulfills the dream of the recognition. Number 2, it is the election manifesto of the Trump ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि मैं आपको जेरूसलम दूंगा। उसके अलावा ओबामा ने 2 दफा किया था, लेकिन ओबामा ने कुछ नहीं किया। बुश ने 2 दफा कहा था अपने दोनों टेन्योर्स ने, उसने कुछ नहीं किया। And then it is actually the Trump who gave them the Jerusalem. So this shows that Israeli lobby is very happy from the Trump. Now all this because of the capitalist monopolies and the business ties of the Trump and the Jewish empire, the World Zionist Organization. फिर इसके बाद जो दूसरा फायदा हो जाएगा लेजिटिमेसी के बाद, पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको एक मौका मिल जाएगा कि अब क्योंकि जेरूसलम इजराइल के कंट्रोल में है, बेहतर है हम इजराइल के साथ दोस्ती कर लें और टेक्नोलॉजिकली सब मुफीद हो जाएं, सब फायदा उठाएं। सो इट इज एक्चुअली अ सऊदी बैकडोर डिप्लोमेसी, लेकिन ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे। फिर इजराइल विल वर्क विद द किंग ऑफ जॉर्डन। अच्छा, किंग ऑफ जॉर्डन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो किंग ऑफ जॉर्डन है आपके पास पता है कि इस्लाम में ना 3 होली प्लेसेस हैं, काबा, मक्का एंड मस्जिद अक्सा। नाउ सऊदी इज द कस्टोडियन ऑफ दीज 2 होली प्लेसेस, याद रख लें। किंग ऑफ जॉर्डन इज द कस्टोडियन ऑफ मस्जिद अक्सा। So therefore USA alongside with the king of the Jordan, अब जैसे कि आपको पता है कि यूएसए ने अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट रोल था, जो इकोनॉमिक रोल प्ले करने के लिए जो जिम्मेदारी दी थी वो इंडिया को दी थी। सेम इन दिस पीस प्लान द यूएसए हैज गिवन द डेवलपमेंट रोल एंड द अपलिफ्टमेंट रोल टू द किंग ऑफ द जॉर्डन। हम जॉर्डन को पैसे देंगे और किंग ऑफ द जॉर्डन वहां पे पैसे लगाएगा और इनको अपलिफ्ट करेगा और इन दोनों होली साइट्स को महफूज रखवाएगा और इन दोनों होली साइट्स को इंश्योर करेगा कि वो सबके पास उनका एक्सेस हो। अगर आपको सवाल आता है पेपर में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास सवाल आता है कि इज ट्रम्प पीस प्लान इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स, आपने कहना है नो, बिकॉज नंबर 1
It would have the recognition of the Jewish state, not the Palestinian state. इन्हीं को ही आपने गोल करना है. Number two, Israel would have upper hand in the hydropolitics of the Jordan, in the Israel. There is no road map to establish a Palestinian state. There is only an economic road map of ensuring the stability of the Palestine, not the state of the Palestine. फिर ये जो हमास would be disarmed and Gaza would be demilitarized, इसको आपने काट देना है क्योंकि ये आपके आंसर को फेवर नहीं कर रही पॉइंट. फिर Jerusalem is to remain under the Israeli control, ये आप लिखेंगे कि why there should be, अगर उनको right of self determination मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलेगा. And then religious sites would be open for all the faiths, ये आप काट देंगे क्योंकि ये आपके आंसर में फेवर नहीं है आपके पास. The plan does not uproot the Palestinians or Israelis from their homes, ये भी आप काट देंगे क्योंकि it actually, इसकी जगह आप लिखेंगे it is actually going to displace so many Palestinian peoples which would cause the refugee crisis, जो कि आगे चल के होगा. It would have the Jerusalem would be the undivided capital against the UN resolution, against the Muslim promises done with the world leaders in Oslo Accords and all the accords done in the past. इसको भी आप काट देंगे. ये आपके 3-4 हेडर्स हो जाएंगे. Why the plan isn't favoring the Palestinians. अब आगे देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है इस पे. अच्छा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पूरे चीज में स्टेक पे क्या चीजें हैं जो दाव पे लगी हुई हैं आपकी. नंबर 1 is your Jerusalem, which is undivided capital. Now Trump is going to divide it. Actually, it is an undivided capital which belongs to only the Muslims. फिर आपके पास पैलेस्टीन का रियासत होना है, the dream of the statehood. फिर है आपके पास रिकॉग्निशन. किसकी रिकॉग्निशन, ज्यूइश की या पैलेस्टाइन्स की. बॉर्डर्स का भी काफी इश्यूज हैं क्योंकि रिफ्यूजी इनफ्लक्स भी काफी ज्यादा है. रिफ्यूजी बाहर आते हैं, जाते हैं. आपको पता है इन द टाइम ऑफ वॉर देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लिविंग देयर होम्स एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर प्लेसेस टू लिव. काफी लोग यहाँ से इजराइल से तंग होके आईसिस में चले गए हैं. उन्होंने आईसिस ज्वाइन कर ली और वो वहां पे जाके शहीद हो गए. सो दिस इज हाउ द थिंग्स गेटिंग वर्स. रिफ्यूजी क्राइसिस. अगर आपको अपने आंसर को और उस पिछले आंसर को खूबसूरत करना है कि व्हाई द प्लान इज नॉट फेवरिंग द जेरूशलम, आप ये बातें भी उनको लिख सकते हैं ट्वीट करके थोड़ा सा. द प्लान वुड कॉज रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स. द प्लान वुड हैव ununified borderlands between the Israel and the Palestine. The plan would recognize the state of the Jewish only, not the Palestinians. The plan compromises the distant dream of the independence of the Palestinian land. The plan hampers the undivided capital of the Palestinian people, which is Jerusalem. Middle East में इसका क्या क्या, how the world is responding to it. PLO ने कहा कि it is a conspiracy deal. पाकिस्तान ने कहा कि we support two-state solution. EU ने कहा कि the plan is not that much good enough, and they actually then they really changed their stance and they started supporting the peace plan क्योंकि बोरिस ने फिर अपना stance change कर लिया था. The UN actually said we still believe on the two-state solution. Egypt ने कहा ये सारे मिक्स रिएक्शंस हैं. यू गाइस कैन हैव इट. दे आर एक वन लाइनर्स हैं सारे. सीरियन क्राइसिस. देखें, सीरियन क्राइसिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्राइसिस इन द एंटायर मिडिल ईस्ट. पूरे मिडिल ईस्ट के सारे क्राइसिस एक जगह और सीरियन क्राइसिस एक जगह. अगर हम सीरिया में थोड़ा अंदर जाके देखें, सीरिया को समझने से पहले आपको कुर्दों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक दफा आपका ये मिडिल ईस्ट सारा हो जाए, उसके बाद सवाल कहीं से भी आएगा, आपके लिए मसला नहीं होगा. आई प्रॉमिस यू दैट.
बाकी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ के अपना वक्त जाया करना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। Now Kurdish people are known as the orphans of the land, the son of the mountains. कुर्दों के साथ क्या मसला है कि कुर्दिश एक ऐसी नेशनलिज्म है, एक ऐसी कौम है जिसको हम कहते हैं ट्रांस नेशनलिज्म। लिख ले प्लीज, दे आर नोन एज ट्रांस नेशनलिज्म। व्हाई दे आर नोन एज ट्रांस नेशनलिज्म? क्योंकि ये ऐसी नेशनलिज्म है जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान है। अगर मैं पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड मैप बनाऊं कि जहां पे वो कुर्द रहते हैं, या अगर मैं ये कहूं कि ब्रिटिश ने जो डिवीजन की थी ऑटोमन एम्पायर की, जिसको हम कहते हैं पाइक्स एंड पिकेट्स, यू कैन गूगल इट आफ्टरवर्ड्स, द पाइक्स एंड पिकेट्स डिवीजन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, तो उन्होंने दे वर नॉट जियोग्राफर्स, they were not even, they never even studied human psychology, human physiology या human anthropology। उन्होंने बस ग्रीस उठाया और जाके उन्होंने मार्किंग करना स्टार्ट कर दी थी। अगर मैं मिडिल ईस्ट में देखूं कि वेयर आर द कुर्दिश पीपल, तो आपको पता चलेगा कि कुर्दिश एक ऐसी ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है जो कि तुर्की में भी है, जो कि सीरिया में भी है, जो कि इराक में भी है, और जो कि ईरान में भी है। And this is the unified map of all these different nationalisms. लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि ये इनको तुर्की में कर दिया, इनको सीरिया में कर दिया, और फिर बाकियों को इराक में कर दिया, और कुछ को ईरान में कर दिया। They actually divided the entire nationalism in these 4 countries. And as they are spread over the 4 countries, they are known as the only nationalism in the world, which is known as the transnationalism. Now, Kurdish people are trying to have their independent home. Iraq ने भी काफी दफा कहा है कि we don't have any problem giving a separate homeland to the Kurdish people. सीरिया तो है ही war torn region। अब सीरिया में भी आपको बताया कि कुर्दिश देयर आर YPP, हम आगे चल के देखेंगे जो कुर्दिश आर्मीज हैं वो वहां पे भी हैं ऑलरेडी। सो दे ऑलरेडी हैव द एक्सेस टू द लैंड एंड दे आर कंट्रोलिंग द लैंड एज वेल। लेकिन जो तुर्की में कुर्द रहते हैं वो, उनको कभी भी तुर्की अलग करना नहीं चाहेगा। हमने, आपको याद होगा कि चाइना की हमने वीक पॉइंट्स पढ़ी थी कि ये वो 5 ऐसी लाइन्स हैं जो चाइना की रेड लाइन्स हैं, जिसमें हांगकांग भी था, जिसमें साउथ चाइना सी था, ईस्ट चाइना सी था। अगर आप तुर्की की रेड लाइन निकालें तो वो सिर्फ एक ही लाइन है जिसको हम कहते हैं कुर्द। तैयब अर्दोगान आपसे नाराज हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे, आपसे लड़ पड़ेंगे अगर आप उनसे कुर्दों की बात करेंगे तो। Why? Because of his internal domestics politics। अब वो हम आगे देखेंगे तुर्की वाले एपिसोड में, आप बेफिक्र रहें। जिनको आप मुस्लिम उम्मा का लीडर समझते हैं, हम उनकी भी सियासत को थोड़ा समझेंगे। अच्छा, प्लेयर्स कौन से हैं सीरिया में, ईरान? और आपको पता है द सीरियन गवर्नमेंट, द सिटिंग गवर्नमेंट, जो असाद की गवर्नमेंट है, बशार उल असाद की जो सिटिंग गवर्नमेंट है। तुर्की, गल्फ स्टेट्स। अब गल्फ स्टेट्स में आपके पास UAE आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, और बाकी के जो स्मॉल जिन्होंने इस्लामिक मिलिट्री कोएलिशन भी बनाया है, वो सारी मैं उनको बस सिर्फ गल्फ स्टेट्स या और इस्लामिक मिलिट्री IMC कह देता हूँ, या फिर उनको मैं सऊदी लेड कोएलिशन बोल देता हूँ। आप समझ जाएगा ये सारी एक ही बात है। रेबल्स हैं। अब रेबल्स कौन है? ये बागी है, हम इनको देखेंगे कि ये क्यों बागी हुए हैं। USA है आपके पास, कुर्द्स हैं, आइसिस है, हिजबुल्लाह है। देखें, याद रखें, प्लेयर्स को हमने समझना है, इन सारे प्लेयर्स को, इन सीरियन क्राइसिस। आपने सीरिया को अगर समझ लिया, आपको पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी कि मिडिल ईस्ट में पूरा क्या क्या हो रहा है। सो देयरफॉर सीरियन पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें, जब भी आपके पास ईरान होगा तो आपके पास 3H लाजमी होगा, हमास, हिजबुल्लाह एंड हुथीज। और in the case of Syria you have only Hezbollah।
जब भी आपके पास आईसिस होगा, आपके पास यूएसए लाजमी होगा। जब भी आपके पास कुर्द होगा, तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास तुर्की लाजमी होगा। जब भी आपके पास ईरान होगा, आपको पता है आपके पास गल्फ स्टेट्स लाजमी होंगे। ये ऐसे 3-4 दुश्मन हैं, ये कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, सो देयरफॉर दे लव ईच अदर। फिर आपके पास ये जो रेबल्स हैं इन सीरियन क्राइसिस, इट इज एक्चुअली द वन हु लेफ्ट द बशार अल असद गवर्नमेंट। सो देयरफॉर अब ये रेबल्स हैं, हम इनको देखेंगे कि इन रेबल्स में कौन कौन है। और फिर जैसे आपको असगर ने बताया कि आगे चल के हमारे पास इसमें एक और प्लेयर आ जाएगा जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि वो क्यों आया है, उसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। सो ये प्लेयर्स हैं, अब हम इन सारे प्लेयर्स को इंडिविजुअली भी देखेंगे कि इनके साथ क्या इश्यूज हैं। नाउ टू सपोर्ट द असाद रिजीम, रशिया केम टू सपोर्ट द असाद। अब रशिया यहाँ पे क्यों आया? नंबर वन, Syria used to be a communist inclined state. It was not a complete communist state. लेकिन in the days of the father of the Assad, it used to be inclined towards the communism. और रशिया के जो निकिता थे उस टाइम, उसके साथ उनके काफी अच्छे ताल्लुकात भी थे। फिर रशिया ने एक तो वो भी रखना था, और दूसरा सीरिया में रशिया ने अभी भी आपको पता है कि जब भी आपको पता चले कि एक रिविजनिस्ट स्टेट है जो दूसरी स्टेट में है, तो 3G आप हमेशा याद रखा करें: गॉड, gold and glory. So first, the reason of the Russia being in the Syria is glory. Number two is God. Now Russia is trying to expand. Russia has even actually established 3 Catholic churches in the Syria as well. Why to establish churches over here in the Syria? To satisfy the domestic religious nationalism. You see, I am exporting my religious sentiments as well. और फिर gold, in the case of Middle East, you know, it is a white, it is a black gold which is known as oil. और फिर भी इसके भी आगे भी कुछ रीजंस हैं, उनको भी देख लेंगे। फिर ईरान आपके पास क्यों आया असाद को सपोर्ट करने के लिए? बिकॉज ईरान इज वेरी फेमस इन इट्स प्रॉक्सी वॉरफेयर एंड असाद इज एक्चुअली अ शिया, एक शिया है जो रूल कर रहा है बाकियों पे। ये अलावतीज होते हैं, दे आर अलवीज एक्चुअली, और इनको सीरियन लैंग्वेज में कहते हैं अलावतीज। They are actually the Shia groups which are ruling the majority of the Sunnis living in the Syria. फिर ईरान के साथ आपको पता है जहां जहां ईरान जाएगा वहां वहां हिजबुल्लाह भी साथ होनी है उसके। Now Hezbollah is known as the army of God, या खुदा के लोग, the friend of Allah. They are actually promoting the culture of Kalashnikov, the warfare and everything over there. फिर सीरिया की अपनी आर्मी भी है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं सीरियन लिबरेशन आर्मी। ये सीरिया की अपनी आर्मी है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करें, और अब हम यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक भी अपना इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। इसको हम अरब विंटर भी कहते हैं। नाउ अरब स्प्रिंग ब्रोक आउट इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। ये रेजिस्टेंस था लोगों का, ये इंतफादा था लोगों का कि हमारे पास जो हमारे ऊपर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एक डिक्टेटर गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें ना हमारे बेसिक राइट्स दिए हैं, ना हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं, एंड देयरफॉर वी आस्क्ड टू ओवरथ्रो दीज गवर्नमेंट्स। सबसे पहले अरब स्प्रिंग आपका ट्यूनीशिया में आया था, जब एक सब्जी वाले ने अपने आप को आग लगा दी थी, और देन द अरब स्प्रिंग ब्रोक आउट एक्चुअली। फिर उसके बाद आपका लिबिया में भी आया था, एंड बाकी डिफरेंट कंट्रीज में भी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उसमें भी आया था। अब सऊदी में क्यों नहीं आया था अरब स्प्रिंग? बिकॉज सऊदी में मोनार्क्स ने क्लर्जीज का सही इस्तेमाल किया था। अगेन वही पहली वाली स्लाइड। नंबर 2, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट पे काम किया हुआ था। उन्होंने वही 2 काम किए हुए थे जो मैंने आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बताए थे। To ensure their power, Chinese Communist Party has always to do 2 things lazmi: the socio-economic capabilities of their people and the religious sentiments of their people, the nationalism.
नाउ सऊदी इज डूइंग दैट बोथ, उसलिए सऊदी में अरब स्प्रिंग नहीं आया, लेकिन बाकी जगहों पे आया था। अब इसी तरह सीरिया में भी अरब स्प्रिंग आया था टू ओवरथ्रो द असाद रिजीम। अब सीरिया ने जैसे ही अरब स्प्रिंग आया तो सीरिया में बशर अल असद ने कहा कि ये जो लोग हैं इन पे हमला कर दें, और फिर आम लोगों पे जो सीरियन लिबरेशन आर्मी ने हमला किया था, उसी में से ही एक बागी ग्रुप निकला था जिसने अपने आप को फ्री सीरियन आर्मी कहना स्टार्ट कर दिया कि हम अपने ही लोगों पे हमला नहीं करेंगे। Now, Free Syrian Army, is a Sunni group which is now working as a proxy against Assad regime. फिर इनको स्पॉन्सर करने के लिए सऊदी ने यूज किया तुर्की को और जॉर्डन को। और फिर यहां पे आपके पास नॉन स्टेट एक्टर नंबर 1 आ जाता है, जिसको हम कहते हैं अल नुसरा। अल कायदा का एक ग्रुप है, उसको हम आगे चल के आईएसआईएस में पढ़ लेंगे। फिर आपके पास यूएसए भी आ जाता है बाद में। अब यूएसए पहले नहीं आ रहा था वॉर में, बिकॉज यूएसए नेवर वांटेड टू बी इन द वॉर। ओबामा पहले आया था बिकॉज बशर अल असद यूज द केमिकल वेपन ऑन इट्स ओन पीपल, तो ओबामा वॉर में आ गया। अब ओबामा जैसे ही चला गया पावर में तो ट्रंप आया था। ट्रंप ने पहले अनाउंस किया था कि आई रियली डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद असाद, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप ने हमेशा से रशिया पे हल्का हाथ रखा है, और रशिया ने जब तक असाद पे हाथ रखा है तो ट्रंप ने कहा कि मेरे साथ तो असाद का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वंस अगेन इन 2017 बशर अल असद यूज्ड अ केमिकल वेपन, ट्रंप ने कहा कि अब तो मैंने आना होगा लाजमी, क्योंकि दीज आर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। और हमने पढ़ा था वर्ल्ड ऑर्डर में, हमने पढ़ा था कि दे हैव टू इंश्योर इंटरनेशनल लॉ विद द पॉलिसी ऑफ रिजीम चेंज एज वेल। सो ट्रंप ने आना था बिकॉज दे हैव दीज डॉक्ट्राइन्स इन देयर फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। यूएसए आ गया। यूएसए के आने के बाद गल्फ स्टेट्स भी आ गई थी। अब गल्फ स्टेट्स क्यों आई हैं? नंबर 1 टू काउंटर द शिया रिजीम ऑफ असाद, नंबर 2 टू काउंटर द शिया प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह, नंबर 3 टू काउंटर ईरान, नंबर 4 टू काउंटर अल नुसरा अल कायदा टू हैव देयर ओन फ्रंट्स वेरी सेफ, क्योंकि अल नुसरा फिर बाद में सऊदी में भी आ सकती थी, अल नुसरा बाद में बाकी जगहों में भी आ सकती थी, इवन यमन में भी आ चुकी है। सो देयरफॉर सऊदी वांटेड टू एंड दिस एज वेल। फिर आपके पास एक और दूसरा प्लेयर आ जाता है जिसका नाम है तुर्की। अब तुर्की सीरिया में क्या कर रहा है? ये तो पूरा एक जवाब है आपका कि व्हाई तुर्की इज इन सीरिया एंड व्हाई तुर्की इज इन सीरिया राइट नाउ, जिसको वो ऑपरेशन पीस स्प्रिंग कहते हैं। अब तुर्की के साथ मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे बड़ा मसला है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का है। नाउ व्हाट इज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस? जितने भी सीरिया में कुर्द हैं उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको वो कहते हैं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और फिर आईएसआईएस भी आ गई थी। नाउ आईएसआईएस अल नुसरा से अलग होके 2013 में गालिबन, हाँ यस 2013 में अल नुसरा से अलग होके आईएसआईएस बन गई थी। हम जब आईएसआईएस को पढ़ेंगे तब आपको ये सारा सिनारियो और वाज़ेह समझ आ जाएगा। अब अल कायदा भी वहां पे है, आईएसआईएस भी वहां पे है, फिर आगे चल के अल नुसरा खत्म हो जाती है और आईएसआईएस बच जाती है। फिर आपके पास जो डिफरेंट कुर्द्स हैं वो आ जाते हैं जिनकी वजह से तुर्की को आना पड़ा। अब थोड़ा सा इधर अपने दिमाग को खोल के रखें और इस सारी पॉलिटिक्स को समझें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। अच्छा, ये पॉलिटिक्स को सारे समझते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं तुर्की में कि तुर्की के साथ क्या मसला है। देखिए, पेपर में जो आंसर स्ट्रक्चर करना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पास पेपर्स भी कराने हैं। अब जैसे ही ये पूरा सीरियन एपिसोड शुरू हुआ था, सो मैंने जब आपको बताया था कि देयर आर सम कुर्द्स एज वेल हु आर लिविंग इन द सीरिया। अब उन कुर्द्स ने आके तुर्की में पनाह ले ली। Now in modern day Turkey there are at least 3.2 million Turkish Kurdish people who are living in the Turkey, जो कि वहां से होके आए हैं। अब शुरू में ये जो इन्फ्लक्स था, ये जो तुर्की में सारा इन्फ्लुएंस था, तो एर्दोगन ने कहा था कि हम इनको मोरालिटी पे और इंसानियत के नाम पे एक्सेप्ट करते हैं
और पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि इसी मूव की वजह से ये बहुत ज्यादा लोग हैं। 3.2 मिलियन इज अ वेरी लार्ज नंबर, the largest refugee accepting country in the entire Europe and the entire world as well। और ये वो टाइम था जब ईयू तोड़ने पे, जब ब्रेग्जिट होने पे आ गया था, और इवन ये वही टाइम है जब आपके पास बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। इट वाज ओनली द तुर्की दैट ओपनड द बॉर्डर एक्चुअली। अब जैसे ही वो सारे कुर्द यहाँ पे आ गए, तो अब नाउ दिस वाज द मोमेंट फॉर एर्दोगन। उन्होंने पॉपुलिज्म को यूज किया और रिलीजियस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को यूज करके, इन कुर्दों का इस्तेमाल करके अपने आप को पावर में कंसोलिडेट करवाया, और 51 मेजोरिटी के साथ उन्होंने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करा के अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ करा दिया। अब जितनी भी जुडिशियल, ये तो तुर्की की इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता दूं, अगर अब जितनी भी जुडिशियल और जितनी भी की पोस्ट जो रिकमेंडेशंस होती हैं, वो एर्दोगन डायरेक्ट करते हैं विदाउट इवन गोइंग टू असेंबली। और ये वही मैंडेट है जो कांग्रेस ने किसी दौर में बुश को दिया था कि आप हमसे पूछे बिना वॉर में जा सकते हैं। अच्छा जी, सो देयरफॉर ही एक्चुअली मोबिलाइज द इस्लामिक नेशनलिज्म। और इसी मूव की वजह से हम एर्दोगन को, काफी ऑथर्स ने ये कहना स्टार्ट कर दिया ऑटोमन एम्पायर 2.0 के एर्दोगन इज ट्राइंग टू रिवाइव द ऑटोमन एम्पायर ऑफ 2.0। फिर आगे चल के क्या होता है तुर्की के साथ, अब जैसे ये कुर्द सो आ गए, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि आपको पता है कि दो ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, 3-4 ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से तुर्की में मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम उन मसलों की बात करें, अगर आपके पास टाइम है तो आई एम श्योर होगा, अगर हम उन मसलों की बात करें तुर्की में, अब मैंने आपको जैसे बताया कि तुर्की का यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का रिवाइवल के आइडियाज भी होना स्टार्ट हो गई थी। फिर आगे चल के कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं तुर्की की इंटरनल पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से तुर्किश लीडर ने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया कि मैं एक पायस कैलिफ का जो बिहेवियर रख रहा हूं, उससे बेहतर है कि मैं अब थोड़ा नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट लीडर हो जाऊं। उन्होंने अब क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे, सबसे पहले तो उन्होंने अपने दामाद को इकोनॉमिक मिनिस्टर बनाया था, उसकी वजह से इकोनॉमी के बड़े नुकसान हुए थे। फिर यूएस का एक पोस्टर था, एक ईसाई था जो तुर्की के कब्जे में था। अकॉर्डिंग टू एर्दोगन, ही वाज एक्चुअली प्लानिंग द मिलिट्री कू इन द तुर्की। ये जो इकोनॉमिक इश्यूज आए थे, फिर उस इकोनॉमिक इश्यूज के बाद यूएसए से भी उनके ताल्लुकात खराब होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज द पोस्टर, या फिर जो उनका जो ईसाई था, जो उनका क्लर्जी था जो तुर्की के हाउस अरेस्ट में था, वो भी यूएसए ने वापस मांग लिया था। अब यूएसए ने कहा कि हम आपको वो पोस्टर तो देंगे, लेकिन आप हमें फतेहुल्लाह गुलेल भी देंगे। अब फतेहुल्लाह गुलेल इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, जिसको हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, बेफिक्र रहे। लेकिन फतेहुल्लाह गुलेल तो उन्हें नहीं मिला, पोस्टर यूएसए जरूर ले गया। वो क्लर्जी जो बंदा था वो उनको जरूर ले गए यूएसए वाले। फिर सून आफ्टर द क्राइसिस नंबर 1, क्राइसिस नंबर 2। अब फिर पोस्टर देने में जो तुर्की ने देर की, उसकी वजह से यूएसए ने स्टील और एल्यूमिनियम पे सैंक्शंस लगा दिए। द इकोनॉमिक गॉट अगेन वर्स, द कॉन्फ्लिक्ट नंबर 3। और फिर आगे चल के एक और इवेंट आया जिसकी वजह से रशिया ने S-400 लिया और यूएसए के साथ फिर से उनके ताल्लुकात और खराब हो गए। दिस वाज एक्चुअली इवेंट नंबर 4, द टर्निंग इवेंट्स इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द तुर्की और द टर्की। ये जो भी है, you take care with the pronunciation. I am free to pronounce it anything, because proper nouns को आप किसी भी तरीके से pronounce कर सकते हैं, call it वकस, वकस or anything else। अच्छा, फिर जो एर्दोगन के पास जो आखिरी मसला आया था, the final blow, it was the promise of the Americans with the Kurdish people. Now this was the final blow in the Turkey-US relations। अब ये यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने प्रॉमिस किया था सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ कि अगर आप मुझे मिलकर आईसिस को हंट डाउन करवाएं तो मैं आपके होमलैंड की बात कर सकता हूं। एंड ट्रंप एक्चुअली बिट्रेड देम। वो किस तरह बिट्रे किया, हम तो वो आगे चल के पढ़ेंगे। अब जिस वक्त ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया, उस टाइम तुर्की ने अपनी एलिजेंस यूएस के साथ खत्म करके बशार अल असद और रशिया के साथ अपना
जो अलायंस था वो बना लिया था। अच्छा, एक और बात जो इसमें मैं बीच में ऐड करूंगा, देखें, हमने ये किया था कि जो यूएसए के और तुर्की के रिलेशंस हैं वो आगे चल के थोड़े खराब हो गए थे। अब जैसे ही आपको पता है कि ये जो टाइमलाइन है पूरी, नाउ यूएसए, आपको एक बात बता दूं मैं, तुर्की यूएसए का नेटो एलाय भी है। तुर्की इज आल्सो द मेंबर ऑफ द नेटो एज वेल। अब नेटो की फोर्सेस भी हैं जो आईसिस को और बाकी इन सब को डील कर रही हैं। सो देयरफॉर तुर्की वाज अलोंगसाइड विद द यूएसए फर्स्ट। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से तुर्की अपनी एलिजेंस चेंज कर देता है फ्रॉम यूएसए टू सीरिया और टू रशिया। नंबर वन इवेंट क्या था कि तुर्की ने एर्दोगन ने अपने दामाद को फाइनेंस मिनिस्टर रखा था और इकोनॉमिक स्लो डाउन काफी ज्यादा हो गया था। नंबर वन, तो ये उसका इंटरनल पॉलिटिक्स का रीजन ये था। उसके बाद तुर्की में एक पोस्टर था या क्लर्जी था, एक पादरी था जो कि यूएसए का पादरी था और तुर्की में रह रहा था। एर्दोगन ने कहा कि जो मिलिट्री कू हुआ था तुर्की में, वो इस पादरी ने भी, उसमें इस पादरी का भी हाथ है। और फिर उस पादरी को एर्दोगन ने 2 सालों के लिए हाउस अरेस्ट रखा था। तुर्की ने कहा कि ये बंदा, यूएसए ने कहा तुर्की को कि आप ये पादरी हमारे हवाले कर दें, और तुर्की एक्चुअली रिफ्यूज्ड इन द अर्लियर स्टेजेस। अब तुर्की ने रिफ्यूज तो कर लिया और उन्होंने कहा कि आप प्रिजनर स्वाइप भी करें, उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। एंड अगेन द फतेहुल्लाह गुलेल, फिर उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। फतेहुल्लाह गुलेल हम आगे चल के पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहे। फिर आगे चल के जैसे ही उन्होंने वो पादरी वापस नहीं किया तो यूएसए ने रिटेलिएशन की बाय पुटिंग सैंक्शंस ऑन द एल्यूमिनियम एंड द स्टील ऑफ द तुर्की। फिर और रिलेशंस मजीद खराब हो गए। आगे चल के जब यूएसए ने जब तुर्की ने अगेन S-400 ले लिया, रिलेशंस और ज्यादा खराब हो गए और ज्यादा मजीद सैंक्शंस लग गए तुर्की पे। ठीक है जी। फिर आगे चल के एक और ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से यूएसए, तुर्की कंप्लीटली यूएसए से फारिग हो गया था, जिसमें यूएसए ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ प्रॉमिस किया था कि आप हमारी मदद करें आईसिस को किल करने में, यू हेल्प अस इन हंटिंग डाउन द आईसिस एंड वी प्रॉमिस टू गिव यू अ सेपरेट होमलैंड। अब व्हेन द यूएसए डिड दिस प्रॉमिस टू द तुर्किश पीपल विद द कुर्दिश पीपल, तुर्की ने कहा कि कुछ भी करने का, जेकान शिक्र का ईगो हर्ट नहीं करने का। तो देयरफॉर तुर्की का जो ईगो हर्ट हो गया, फिर तुर्की ने जाके रशिया के साथ दोस्ती कर ली एंड इट स्टार्टेड फाइटिंग with the ISIS, Kurdish forces, and some of the American-backed rebels over there as well. एक तो ये। दूसरा जो इस सारी पॉलिटिक्स की वजह से जो नुकसान हुआ है तैयब अर्दोगन को, वो ये था कि जितने भी ज्यादा मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज अंदर आए हैं, ये सारे यूएसए के सैंक्शंस लगना स्टार्ट हो गए थे, और ये सारी जो बातें हुई हैं, जितने भी सारे नुकसान हुए हैं, इसकी वजह से जो लोकल मेयरशिप्स की इलेक्शंस हुई हैं 2018 में, उसमें अर्दोगन की जो पार्टी है, उन्होंने इस्तांबुल से इलेक्शन वो हार गए थे। अब जो जो दूसरी पार्टी जो जीती थी वहां से, इट वाज एक्चुअली सपोर्टेड बाय द कुर्दिश पीपल ऑफ द तुर्की। अब एक तो ये था कि दे वर सपोर्टेड बाय द कुर्दिश पीपल, और दूसरा इनको उन लोगों ने सपोर्ट किया जो इमिग्रेशन के खिलाफ थे, जो चाहते थे कि यार पहले ही हमारे पास इतने राइट्स नहीं है, ऊपर से तैयब ने अपने आप को एक मुस्लिम लीडर साबित करने की वजह से जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स कराया है, तो ही मस्ट पे द पनिशमेंट, ही मस्ट पे द प्राइस एज वेल। और 10 साल पहले ही, 2018 से अगर आप देखें तो 10 साल पहले ही एर्दोगन वाज द मेयर ऑफ द इस्तांबुल, और उन्होंने कहा था वन हु रूल्स द इस्तांबुल रूल्स द वर्ल्ड, रूल्स द तुर्की। अब नाउ ही इज नॉट हैविंग इस्तांबुल एनीमोर। दिस शोज दैट कि उनको कितना नुकसान होना हुआ। फिर उन्होंने जाके कहा कि अब बेहतर है कि मैं इन कुर्दों को, बहुत हो गया इस्लामी ऑटोमन का, अब बेहतर है कि मैं इन 3.2 मिलियन कुर्दों को वापस निकाल के अपने दुनिया में भेजूंगा। फिर इसी वजह से ही प्रपोज ऑपरेशन पीस स्प्रिंग्स, जो कि आजकल मौजूदा हालात में आपको नजर आ रही है। ये आपका हो गया तुर्की।
बाकी स्टेट्स तो हमारे पास आगे मैंने हेडर सारे बनाए हुए हैं। तुर्की का थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था, वो मैंने आपको समझाना था। ये आपके पास मैप है कि कौन किसके साथ लड़ रहा है इन द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा ये देखें, ये जहां पे भी रेड होगा उसका मतलब है ये वॉर में है, और जहां पे ब्लू होगा वो यहाँ पे यानी फेवर में है और अलायंसेस में है। अब ये देखें, दिस पीकेके इज अ कुर्दिश पार्टी, तुर्की इससे लड़ रहा है। वाईपीजी इज अ कुर्दिश पार्टी, अ ग्रुप ऑफ कुर्दिश नॉन स्टेट पीपल, तुर्की उनके साथ भी लड़ रहा है। और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इज अगेन अ बिग मिलिशिया ऑफ द कुर्दिश पीपल, तुर्की उनके साथ भी लड़ रहा है। ठीक है जी। फिर देखें हम कि तुर्की और किसके साथ फाइट पे है, इट इज द आईसिस। ये तुर्की का रोल खत्म हो गया। अब नाउ ये जो प्लेयर है आपका सीरियन पॉलिटिक्स में, वो इन 4 प्लेयर्स के अलावा किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, उसका झगड़ा सिर्फ इनके साथ होगा। इसके अलावा उसने किसी को हर्ट नहीं करना, किसी के साथ उसने पंगा नहीं लेना। अब हम देखते हैं तुर्की की ब्लू लाइंस को। तुर्की की ब्लू लाइंस में सबसे पहले आ जाता है आपके पास फ्री सीरियन आर्मी। अब फ्री सीरियन आर्मी तो आपको पता है कि इट इज अ रेबेलियन आर्मी, लेकिन अगेन तुर्की यहाँ पे डबल गेम कर रहा है, क्योंकि जो सऊदी की जो स्पॉन्सरिंग हो रही है, ये देखें सऊदी की, मैंने जो आपको बताया कि सऊदी और जॉर्डन जो स्पॉन्सर कर रहे हैं फ्री सीरियन आर्मी को अगेंस्ट द बशार उल असद। अब तुर्की इज अगेन सपोर्टिंग देम, क्योंकि सऊदी और गल्फ स्टेट्स पैसे देते हैं तुर्की को, और तुर्की की प्रॉक्सिमिटी करीब है उनके, उसलिए तुर्की इज ऑल्सो सपोर्टिंग देम, which is anti Bashar al-Assad organization। फिर जो तुर्की की दूसरी ब्लू लाइन है वो किसके पास है, दिस कम्स टू द रशिया, क्लियर। जो तुर्की की जो दूसरी ब्लू लाइन है, दिस इज टू द यूएसए, फाइन, तुर्की क्लियर। अब आते हैं यूएसए के पास। तुर्की की जो ब्लू यूएसए की जो ब्लू लाइन है, नंबर 1 सपोर्टिंग गल्फ बिकॉज दे आर अगेंस्ट ईरान, द 3 एक्सेस ऑफ इवल, वन ऑफ द 3 एक्सेस ऑफ द इवल्स एक्चुअली। फिर हम देखते हैं यूएसए की दूसरी ब्लू लाइन किसके पास है, एंटी असाद आर्मी या फ्री सीरियन आर्मी जो रेबल्स हुए हैं। फिर यूएसए की दूसरी ब्लू लाइन किसके पास है, यस द कुर्दिश पीपल। फिर दूसरी यूएसए की जो ब्लू लाइन है वो किसके पास है, अगेन द कुर्दिश पीपल। फिर यूएसए की दूसरी ब्लू लाइन किसके पास है, कंप्लीट हो गया यूएसए का। और यूएसए की अब देखते हैं रेड लाइंस जिसके साथ यूएसए वॉर पे है। रेड लाइन नंबर 1 इज आईसिस। तुर्की की रेड लाइन नंबर 2 किसके पास है, द अल नुसरा ग्रुप, द फॉर्मर अल कायदा ग्रुप। तुर्की जी सॉरी यूएसए की जो दूसरी रेड लाइन है वो देखते हैं किसके पास है, इट इज टू द सीरियन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ यूजिंग द केमिकल वेपन्स दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, सॉरी। फिर देखते हैं, अब आपका ये यूएसए प्लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सीरियन गवर्नमेंट पे, पहले बड़े बड़े प्लेयर्स। सीरियन गवर्नमेंट सपोर्ट किसको कर रहा है, पहले ब्लू लाइंस को देखते हैं। नाउ इट इज सपोर्टिंग ईरान, इट इज सपोर्टिंग रशिया, इट इज सपोर्टिंग हिजबुल्ला, जहां ईरान वहां हिजबुल्ला, एंड देन इट इज सपोर्टिंग, ये 3 इसके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट के साथ वॉर पे कौन कौन है। रेड लाइन नंबर 1 देखें, इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स, जो दूसरे सारे ग्रुप्स हैं जिसमें अल कायदा भी आ गया, अल नुसरा भी आ गया, या जितने भी छोटे मिलिशिया डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह, हुथीज, जितने भी हो सकते हैं, यानी इन शॉर्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। फिर सीरियन गवर्नमेंट का जो दूसरा रेड लाइन है वो है यूएसए के पास बिकॉज इट हैज यूज्ड द केमिकल वेपन्स। फिर जो इसका दूसरा रेड है वो आईसिस है। इसका जो फिर दूसरा रेड है अपनी ही बागी आर्मी के साथ है, जो इनमें से जुदा हुए थे ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग, आई टोल्ड यू गाइस। फिर इनका जो तीसरा रेड है वो किसके पास है, अल कायदा के पास भी है। फिर आते हैं हम दूसरे प्लेयर के पास, अपने जो वाईपीजीज हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं, जो कुर्दिश की फोर्सेस हैं। नाउ कुर्दिश एंड यूएसए टुगेदर आर हंटिंग द आईसिस डाउन। अब यहाँ पे एक बात है जो मैं आपको गौर करने को बोलूंगा। देखें, यूएसए अफगानिस्तान में 18 साल से क्यों रहा, क्योंकि उसको उसकी ज्योग्राफी का पता ही नहीं था। यूएसए को वियतनाम वॉर में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि वियतनाम की जो ज्योग्राफी थी उसका भी उसको पता नहीं था। अब यूएसए के लोकल्स वहां पे नहीं थे।
ट्रंप ने टेक्निकली स्पीकिंग इन दोनों गलतियों से काफी अच्छा सीख लिया और ट्रंप ने कहा कि जब तक मेरे पास एक लोकल दोस्त नहीं होगा मैं लोकल एनिमी को नहीं मार सकता, और ये क्योंकि हैं ही सीरिया के और ये भी हैं ही सीरिया में, तो बेहतर है मैं इन लोकल्स के साथ दोस्ती कर लूं। और ट्रंप ने आईएसएस के जो लीडर हैं उनको मार कर अपना जो नाम था वो तारीख में अच्छे अल्फाजों में लिखवा लिया, जिसको हम कहते हैं अबू बकर अल बगदादी। आगे हम जल के आईएसएस में इसको पढ़ लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो देयरफॉर दिस टाइम ट्रंप एक्चुअली शोक हैंड विद द लोकलर्स कि आप लोग मेरी मदद करें। और इसी बात की वजह से हम कहते हैं कि ट्रंप को यह भी रियलाइज होना चाहिए कि अफगानिस्तान का सलूशन तब तक नहीं मिलेगा जब आप पाकिस्तान को अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान को यह भी हमेशा याद रहना चाहिए कि जिस तरह ट्रंप ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ जो अपना वादा तोड़ा है वो पाकिस्तान के साथ भी तोड़ सकते हैं। So therefore, there are alternate routes, and Pakistan should also look for the Russia and the Chinese as well. अच्छा, फिर आते हैं दूसरे एक्टर के पास जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सऊदी अरबिया। देखें सऊदी अरबिया डायरेक्ट, अब ये देखें इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, नो रेड लाइन एट ऑल, लेकिन पैसे तुम्हें मैं दूंगा, स्पॉन्सर तुम्हें मैं करूंगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द प्रॉक्सी वॉरफेयर। So it is actually supporting number one, Free Syrian Army against Assad regime. It is supporting other Islamist groups to hunt the ISIS down, to hunt the Syrian government down, and it is supporting the third arrow, yes, the USA. Simple. ये आपके कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आखिरी जो प्लेयर है वो रशिया आपके पास, हम उसको देख लेते हैं। नाउ रशिया इज सपोर्टिंग द ब्लू लाइन्स कम्स तुर्की, because Russia and Turkey are on the one page when it comes to the Kurds. और फिर तो रशिया की वॉर किसके साथ है? अल कायदा के साथ है, क्योंकि अल कायदा को उससे भी थ्रेट है। रशियन की जो स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं मिडिल ईस्ट में उनको भी थ्रेट है, जो रशिया की जो जियोपॉलिटिकल नीड्स हैं उसको भी थ्रेट है। और फिर रशियन की जो दूसरी फोर्सेस हैं उनका रेड लाइन है आईसिस। So this is how it is a complex web of your enmity. ये तस्वीर देख के, पुरानी तस्वीर देख के उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीरिया में कौन सी पॉलिटिक्स है। अब चलते हैं why Turkey is in Syria right now. Number one, Turkey is trying to build a safe zone. ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, जो 3.2 मिलियन रेफ्यूजीज थे, अब तुर्की उनके लिए सेफ जोन बना रहा है। ये सेफ जोन का मैप आगे है आपके पास, आप बेफिक्र रहे। नंबर टू, तुर्की इज इन सीरिया बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम पायस लीडर टू नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट लीडर। The internal politics and the refugee crisis of the Turkey has forced Erdogan to be in the Syria. Now Fateh Gulen episode. Now Fateh Gulen is a person who, according to Erdogan, was involved in the coup, in the military coup which was held in the Turkey. और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी पाक तुर्क स्कूल बंद हुए हैं वो पाक तुर्क स्कूल भी फतेहुल्लाह साहब के हैं। हमने उन स्कूल्स को बंद करा के अपनी एलिजेंस शो की है एर्दोगन ग्रुप के साथ, कि हम गुलेन ग्रुप के साथ नहीं है, हम एर्दोगन ग्रुप के साथ हैं। एंड नाउ गुलेन इज अंडर द रिफ्यूजी under the protection of the USA, and USA is not allowing it to come back to the home, and it is the only weak point which Erdogan has right now. और फिर आपके पास इमामगुलू आ जाते हैं। ये वही इमामगुलू हैं जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के तहत इस्तांबुल में इलेक्शन जीते थे। Now these are the two factors which actually brought the Turkey into the Syria. अब सीरिया में, अब आप कहेंगे कि यार चलो ये तो समझ में आ जाता है, ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू है। अब गुलेन की वजह से सीरिया में क्यों है? Trump is actually asking Turkey to help him to get out from the Syria, and in return we would have you the Gulen back in the country, and soon it would have it back even. ये आगे की न्यूज़ है, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर दूसरी बात देखें, बड़ी प्यारी बात है।
नंबर वन, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी कोई तैयब अर्दोगान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं कि इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट इज नॉट मोरालिटी, इट इज नेशनल इंटरेस्ट। द रेजन दत्ता ऑफ द स्टेट, आईआर वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, द नेशनल इंटरेस्ट विच इज ऑलवेज ए मॉरल, नॉट immoral, amoral. So actually Turkey is trying to kill two birds with one stone policy. अब वो कैसे? घर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और पॉलिटिकल करियर बन जाएगा और इकोनॉमी बन जाएगी। अब यहाँ पे इकोनॉमी का क्या रोल है? ये जो तुर्की सेफ जोन बना रहा है, इसमें टोटल 55 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं। उस सेफ जोन में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं और बाकी बहुत सारी चीजें, जो टोटल 55 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं। अब तुर्की ने कहा है कि ये जो 55 बिलियंस हैं, ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी मुझे देगी और इसमें काम तुर्की की लोकल कंपनीज करेंगी, द सेम बीआरआई मॉडल। बीआरआई में पैसा भी चाइना का, कंपनी भी चाइना की, लेकिन यहाँ पे पैसा दूसरी स्टेट्स का, और जो फायदा है वो लोकल कंपनीज ऑफ द तुर्की। सो इट इज लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तो उनका पॉलिटिकल करियर भी जबरदस्त हो जाएगा कि देखें, मैंने जिस वक्त में मुसलमानों को घर की जरूरत थी, मैंने उनको घर दिया, उसके बाद फिर मैंने आईसिस को भी निकाला और उनको अपने घर वापस छोड़ के भी आया। मुझसे ज्यादा अच्छा मुसलमान कोई नहीं हो सकता। और फिर दूसरा, मैंने अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन कर लिया, जो कि जो कि काफी खराब हो चुकी थी। अब नाउ द एफडीआई इज कमिंग इनटू द तुर्की एंड लोकल कंपनीज आर वर्किंग। So this is how Turkey is trying to be a wonderful state in the Middle East. अच्छा जी, ये आपके पास है सेफ जोन। अब यहाँ पे तुर्किश फोर्सेस हैं, ये असल में चाह रहे हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेफ जोन बनाएं। ये वो पहला एरिया है जहाँ पे तुर्की ने ये सेफ जोन का प्रोजेक्ट कर लिया था। एंड दिस इज इसका ऑपरेशन का आप नाम चेक कर लीजिएगा। दिस ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। अब ये जो जगह है, इसमें वो सीरियन लोगों को शिफ्ट करेंगे। एंड सून आफ्टर, जैसे अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, एर्दोगन हैज एक्चुअली गिवन अ प्रपोजल दैट हम इसी प्लान को आगे बढ़ा के इस टोटल सेफ जोन को यहाँ तक ले आ सकते हैं और यहाँ से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन जो काफी मसले भी हुए हैं, काफी फैमिलीज हैं जो फ्ली भी हो चुकी हैं, काफी इश्यूज हैं, लेकिन खैर इट्स द पॉलिटिक्स एंड यू कैन नॉट डिनाई द पॉलिटिक्स एट ऑल। ये था तुर्की